बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मायनाज़ सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। बड़ा अहम मामला इस वक्त। सबसे पहली खबर तो जो ICJ से आई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो ICCPR के अंडर काम करती है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक साथ इनके ज़ेली इदारा भी है। उसमें 26वीं तरमीम पे इन्होंने बड़ा हैवी किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। चीफ जस्टिस की तकर्री है, जजेस के लिए जो आइनी बेंच बनाए गए हैं, ट्रांसफ़र का मामला है। इन्होंने बाकायदा लिखा है कि रात के अंधेरे में 24 घंटों में जिस तरह सेनेट से, कौमी असम्बली से पास करवा के, सदर से दस्तखत करवा के गेज़ट भी कर दिया गया। ये बड़ा उन्होंने कहा अजीबो-गरीब मामला हुआ पाकिस्तान में। इससे इंसानी हकूक़ के अलावा तमाम ये एक सियासी तौर पर ये एक स्याह बाब इसे करार दिया गया है। ये पहले याद रहे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कालअदम का मामला भी जो है वो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पूरी दुनिया की तरफ से इलेक्शन का मामला, जिसे कंट्रोल करने की एक भोंडी साजिश एक की गई है। अभी 24 घंटों से भी कम वक्त है। 2 चीफ जस्टिस के नाम आ रहे हैं इस वक्त, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी और यही अफरीदी साहब का भी। क्या मंसूर अली शाह साहब होंगे नहीं, ये साबिर भाई के सामने सारा तज्जिया रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने अल्टीमेटम दिया 24 घंटों का कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करें, वरना वो सड़कों पर आ रहे हैं और बड़ी ताकत में आ रहे हैं। इस वक्त जो अवाम का थोड़ा सा एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ के जो अभी 11 लोटे जो गद्दार कहे जाएं, 11-9 मुख्तलिफ माफ़ कीजिएगा, मुख्तलिफ उसमें नंबर्स आते हैं। क्या अवाम उस तरह रिस्पॉन्स करेगी? तुलबा तहरीक का भी मामला है, इसके साथ साथ काजी साहब का मामला, जो आखिरी दिनों में भी तहरीक इंसाफ का बल्ला फिर भी ले गए, नज़रसानी की पिटीशन नहीं लगाई उन्होंने। और इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी फिलहाल अभी लगी हुई है ताहुक्म सानी तक। ये मामलात किस तरफ जाएंगे? सारे सिचुएशन में अवाम थोड़ी सी मायूस लग रही है, लेकिन साबिर भाई आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो साबिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 26वीं तरमीम हुई, आप भी मेरे ख्याल में जागते रहे होंगे, देखते रहे होंगे ये सर्कस पूरी। जिस तरह सेनेट में हुआ, पूरे पूरे नंबर 62 से 65, पूरे 65 एक उन्होंने बढ़ाया, और कौमी असेंबली में 225। और दूसरी तरफ जो वारदात थी वो भी आप सारा मामला देख रहे थे। क्या लगता है आपको, ये सारा कंट्रोल कर लेंगे? 26वीं तरमीम से क्या फ़र्क पड़ेगा? अवाम मायूस हो जाए, क्या करें? अच्छा, पहले तो आपने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की है, जी। वो सूरत हाल ये कि पार्लिमान नहीं थी वो कल रात, बल्कि बाज़ार हुसन में एक तो रात को गोश्त की झंकार मार्केट। होती, रात को झंकार होती है बाज़ार हुसन में, जी। और वहाँ पे पायल और पाजेब और घुंघरू सारी रात खनकते हैं। तो पार्लिमान भी कल वैसा ही मंजर था, क्योंकि पार्लिमान जो एक्चुअल पार्लिमान होती और एक्चुअल कानून साजी होती तो दिन की रोशनी में होनी थी। आखिर क्या मजबूरी थी कि सारी रात ये जागते रहे, और रात 11 बजे कौमी असम्बली से पहले तो सेनेट में शुरू हुआ, सेनेट में आधी रात सेनेट में थी और अगली आधी रात तलुए फजर तक ये रहे कौमी असम्बली में, और वरना हाँ महव रक्स रहे और तमाशा दिखाते रहे, नाचते रहे, घुंघरूओं की झनकार पे तमाशबीन तमाशा देखते रहे। और ये अरकान पार्लिमान नहीं थे, ये नाचने वाले थे, और ये कठपुतलियां नहीं थी, ये जानदार थे। तो ये जिंदा बाज़ार लाशें, हुस्न, सियासी जिंदा लाशें जो जी हाँ, नवाज शरीफ के ये हालात देखे। जी ये बाज़ार हुस्न के चमकते दमकते सितारे थे जो सारी रात नाचते रहे हैं, और पूरी दुनिया ने देखा कि आखिर ऐसी क्या उस्ताद आन पड़ी है कि आप इंतहाई खुफिया तरीके से कर रहे हैं और किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, किसी को दिखा नहीं रहे, किसी को पता नहीं है। और कल बैरिस्टर गौहर ने भी बताया कि ये वो भी ड्राफ्ट नहीं है जो मौलाना को दिखाया गया था। उसमें सिर्फ था कि जनाब चीफ जस्टिस 3 मेंबर्स, 3 का पैनल होगा, उसमें से एक चीफ जस्टिस, और वही चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और वो सारे का सारा प्रोसीजर भी तब्दील कर दिया गया। और एक चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस के अंदर फिर एक और प्रिजाइडिंग जज होगा, वो भी चीफ जस्टिस होगा, वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा। तो ये सारा जो काम किया गया है, इसकी कोई भी कल सीधी नहीं है इस तरमीम की। उसकी रीज़न है कि है असल में बदनीयती पर मबनी है, अंदर का खौफ है। ये अच्छा 8 साबिर भी एक कानूनी पहलू भी इसमें, वो जो बैरिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि दोनों ऐवान मुकम्मल भी नहीं, मखसूस नशिस्तें भी नहीं, केपी के इलेक्शन भी नहीं हुए, और फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती, तो ये वैसे ही करवा लेते अगर एक नोटिफिकेशन जारी कर देते, वो आसान नहीं था? ये मैं सर्कस क्यों लगाई? वही मैं कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा एक फ्रॉड है। फ्रॉड इब्ने फ्रॉड, फ्रॉड इब्ने फ्रॉड, ये वही और कुछ भी नहीं है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन चोरी हुआ है, उस इलेक्शन चोरी को, मैंडेट चोरी को इन्होंने बचाया है कुछ दिन के लिए, क्योंकि 25 अक्टूबर
जुमातुल मुबारक काजी साहब के जाते ही इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाना था और जो फुल कोर्ट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट होना था। इसलिए ये सारी रात ये डांस करते रहे हैं, नाचते रहे हैं और उसके बाद आप ये देखें, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह काफ़ी दूर-दूर तक सुना जाता है कि सारी रात सुबह 5 बजे तक ये कौमी असम्बली पहले 10 बजे तक 11 बजे तक सेनेट और उसके बाद आ गए कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली सुबह 5:15 बजे तक और साथ ही वज़ीर आज़म साहब बैठे थे और फ़ौरन वहीं से असम्बली तैयार हुई। उन्हें कहा कि जल्दी-जल्दी दस्तखत करें और फिर साथ ही उन्होंने कहा जी कि सदर ममलिकत को जगाया जाए। पहले 8 बजे का ऐलान किया गया, फिर 6 बजे का किया गया। फिर बिलावल साहब को ऐवान सदर भेजा गया कि आप अपने वालिद साहब को जगाएँ। हमने उसमें अभी कह तक रहे हैं, सब्र में एक खबर है कि उसमें जरदारी साहब को इंजेक्शन लगा के उन्होंने उठाया था, वो उठने के काबिल नहीं थे, साइन करो। मैं कहता हूँ इसको भी छोड़ दें कि इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया, बेटे को भेजा गया कि सदर ममलिकत साहब को जगाएं, हमने फौरी दस्तखत करवाने हैं। तो वो गए तो वो नहीं इस काबिल थे, अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि नहीं 6 बजे अवेलेबल नहीं है वो। फिर 6:15 बजे अनाउंसमेंट की गई कि नहीं, अब सदर साहब अनाउंस करेंगे अगले वक्त का, क्योंकि सारी ये फौज तैयार थी कि बाज़ार हुस्न ने सारा जाना है और उधर भी ज़रा थोड़ा-सा धमाल डालनी है। तो वो धमाल नहीं डाली जा सकी और उसके बाद फिर सदर ममलिकत जो है सुबह कहीं जागे हैं, उनसे दस्तखत लेके जल्दी-जल्दी गज़ट नोटिफ़िकेशन, ये सारा इसलिए किया जा रहा था कि कहीं से कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजेस जो हैं, वो कोई एक्ट ना कर दें, इसलिए ये जल्दी-जल्दी करना चाह रहे थे। हालाँकि जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो आराम से बैठे हैं, वो देख रहे हैं ये सारा तमाशा और ये तमाशा सारा उधर अल्टीमेट जाना है। मामला ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन, वो उनके सबसे बड़े सहूलतकार काज़ी साहब 25 अक्टूबर को वो जा रहे हैं। उससे पहले-पहले ये सारे का सारा काम करना था और उसके लिए ये सारा एक ड्रामा रचाया गया है। ये आईनी तरमीम नहीं है, ये हुँ। गैर आईनी तरमीम है, गैर आईनी पैकेज है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये इनका अंदर का खौफ है, ये सब कुछ जो हो रहा है। बिल्कुल, ये जो माफ़ कीजिएगा, आईनी तरमीम है ये जो आर्मी का लफ्ज़ गलती से निकला है, आईनी तरमीम जो है ये वाली, साबिर भाई, ये क्या इम्पैक्ट डाल सकती हैं? चीफ जस्टिस का नाम तो अभी जो काज़ी साहब के जाने के बाद मंसूर अली शाह साहब का नाम होगा या जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे या फिर ये या अफरीदी साहब होंगे? आपको क्या लगता है? नाम तो ये 2 दे रहे हैं। अब ये करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये अप्रोच कर रहे थे, ठीक है जी? ये अप्रोच कर रहे थे, वो नहीं हो रहे थे, उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ अर्सा पहले अमेरिका में थे। जी। बाकायदा तौर पे एक अफ़सर वहाँ गया, उनको मैनेज करने की, अप्रोच करने की, राब्ता करने की कोशिश की गई और उन्हें कहा गया कि आप बड़े साहब से मिल लें, तो आप बड़े साहब से मामला तय कर लें और आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऐसा करने से माजूरी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मुलाकात हमारी होगी ईवान सदर में जब ओथ होगा, उससे पहले हुँ। कोई मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये अब तक ये कोशिश करते रहे, अभी भी ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मामला तय हो जाएँ, कोई अंडरटेकिंग दे दी जाए। लेकिन मैं जानता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी वो ऐसी अंडरटेकिंग नहीं देंगे। अब ये जाएँगे नंबर 3 पे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, अब उनको लगाएँगे ये 3 साल के लिए चीफ जस्टिस। क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा है, बहुत इन तरामीम में ना अ, एक क्लॉज़ दूसरी से नहीं मिलती, दूसरी तीसरी से नहीं मिल रही, आपस में इनका कोई है ही नहीं, मिक्स एंड मैच ही नहीं है। जी, रब्त तो ही नहीं बन अब रहा बिल्कुल। हाँ, आपस में कोई रब्त नहीं है। 3 अब इन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस होंगे 3 साल के लिए। भई अगर जिस जज साहब की सर्विस पड़ी है 5 साल, तो उसे आप कहेंगे कि आप 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं और 3 साल बाद उसे कहेंगे जी आप चीफ जस्टिस की चैम्बर से निकलें, आप जूनियर जज के चैम्बर में जाके बैठ जाएँ, बकिया सर्विस आप वहाँ पूरी करें। ये ऐसे ही है जैसे आर्मी चीफ को कहा जाए कि आप जी सर्विस तो आपकी 5 साल पड़ी है, लेकिन आप 2 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे और उसके बाद फिर आप कोर कमांडर लग जाएँगे। ये हुँ।
और ये इसी तरह वजीर आजम को कहा जाए कि आप दोस्त, आपकी टेन्योर तो है जी 3 साल 5 साल का या तहरीक अदम एतमाद, लेकिन आपको हम 2 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर आप वजीर बन जाएंगे, फिर आप हम किसी और को वजीर आजम। इसलिए ये अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनकी सर्विस इस वक्त जो पड़ी है वो है 3.5 साल जस्टिस मंसूर शाह साहब के हैं, फिर 1 साल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है, फिर आगे उनकी 3 साल सर्विस है याहिया अफरीदी साहब की, यानी उनको कुछ 7-8 साल सर्विस पड़ी है याहिया अफरीदी साहब की। अब उनको अगर ये चीफ जस्टिस बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 3 साल बाद फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या करेंगे? वेरी तो गुड पॉइंट। तो ये इतने बेवकूफ हैं, इतने पागल हुए हुए हैं कि इनके कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि खौफजदा है। बिल्कुल। काजी फाइज ईसा जिसके लिए सारा इन्होंने एक ड्रामा किया गया था, काजी फाइज ईसा को इन्होंने कहा था कि जी हम आपको कंटिन्यू करेंगे, उनको टॉयलेट के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया है। अब वो उसमें उसी टॉयलेट में, कमोड में कमोड गटर, में वो फेंका, कहते थे गटर है पाकिस्तान, काजी साहब। हाँ उसमें फेंक दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा जी हम आपको लगाएंगे आईनी अदालत का सरबा, वो भी नहीं हो सका। अब वकला ने अल्टीमेटम दिया हुआ है, वकला 25 अक्टूबर को यौम निजात मना रहे हैं और 26 अक्टूबर को उन्होंने कहा है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस देखना चाहते हैं। अगर इस असूल को तोड़ा गया तो हम आपके इस असूल को नहीं मानेंगे। तो ये एक तयशुदा हकीकत है, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ कि एक वजीर आजम और उनके अरकान पार्लियामेंट बैठें और कहें कि जनाब हम खुद ही चीफ जस्टिस बनाएंगे, खुद ही आगे फिर वो बेंच बनाएंगे। प्रिजाइडिंग जज बनाएंगे, फिर खुद ही हम जजेस बेंच बनाएंगे और फिर खुद ही हम कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ दरखास्त है जनाब, ये जरा इसका फैसला कर दें। जी, और ना माने तो ये नायल भी खुद ही करेंगे। हाँ, ये इस तरह। और उसके बाद खुद ही खुद ही जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और फिर ये कहेंगे क्योंकि आपकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है लिहाजा हम आपको घर भेज रहे हैं। ये सारा काम जो है ये एक डिक्टेटर्स तो करते रहे हैं, फौजी डिक्टेटर्स, वो तो ये पीसीओ जजेस लाते रहे हैं, अभी भी ये पीसीओ जजेस ही होंगे। ये वजीर आजम की बैत करेंगे, जो वजीर आजम की हुकूमत की बैत करेगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, जो वजीर आजम और हुकूमती अरकान की बैत करेगा, ताबेदारी करेगा, गुलामी कबूल करेगा, वो जज बनेगा, और वो जो नहीं करेगा उसको हम नहीं बनाएंगे। ये है। और ये तजर्बा जो है हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में 15 साल करके देख लिया। उन्होंने अपना आर्मी चीफ लगा दिया, अपना इंटेलिजेंस चीफ लगा दिया, अपना चीफ जस्टिस लगा दिया, अपने जजेस लगा दिए, और हुआ ये जब जुल्म इंतहा को पहुंचा तो फिर उनके चीफ जस्टिस को भी जूते पड़े, उनके इंटेलिजेंस चीफ को भी जूते पड़े, उनके जजेस को भी जूते पड़े, बाकायदा तौर पे फिजिकली जूते पड़े, और उसके बाद वो सारे आजकल भुगत रहे हैं जेलें, और हसीना जो हैं वो फरार हो चुकी हैं और वो इस वक्त मुजरिम के तौर पर उनके वारंट इशू हैं। तो बिल्कुल, ये इनको ये जो समझ आर्मी नहीं आ चीफ रही। है, ये तो बल्कि बांग्लादेश में उनके रिश्तेदार भी थे, बल्कि यहाँ जी हाँ, तो इनके कोई। जी, रिश्तेदार तो थे और उन्होंने अपनी फौज को बचाया और अपने आप को बचाया, बिल्कुल और सही उन्होंने बात कहा है। कि अब आप जाएं। इन दोनों जजेस को आप जानते हैं? यह्या अफरीदी साहब की शोहरत कैसी है? इनके बारे में कहा जाता है, जो मैंने सुना है कि वो मतलब न इस तरफ ना इस तरफ, वो अपनी कोई नई रास्ता निकालते हैं। नहीं, उनकी याहिया अफरीदी साहब बहुत इंतहाई माकूल जज हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जी। तीनों जज जो हैं तीनों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अफरीदी, सब के जी, सब दी बेस्ट जजेस हैं, और हम कहें अपराइट हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, जी। और बहुत नीट एंड क्लीन है। लेकिन असल मसला ये है कि ये 18वीं तरमीम में बाकायदा तौर पे ये बड़ी मुश्किल से ये हुआ था कि सीनियर मोस्ट जज, बल्कि बजाय इसके कि ये इधर इनको इस तरीके से करें पोलिटिसाइज, इनको ये भी कानून बना देना चाहिए कि सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ होगा, नंबर 1 वाला जो है वो आर्मी चीफ होगा, नंबर 2 वाला जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा, या नंबर 1 को चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी और जी, नंबर 2 को आर्मी चीफ। आर्मी ये चीफ उधर भी ये काम कर देना चाहिए ताकि ये रौला ही खत्म हो, खत्म हो जाए, और बिल्कुल। ये बारगेनिंग का सिलसिला खत्म हो, जैसे उधर जी, बारगेनिंग होती थी अब इधर भी बारगेनिंग हुआ करेगी, कि अगले बिल्कुल सही। 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं
वो इसी रहा करेंगे कि जनाब हमने हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं जी। और हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हम में से कोई एक चीफ जस्टिस बनेगा। ये सारे का सारा इदारे को ना बर्बाद जी। कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ साबिर भाई एक बड़ा अहम पॉइंट है, एक आईनी अदालत है और दूसरी जो है इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है। अगर आईनी अदालत में तो सारे केसेस यही जाएँगे जो आइन से मुतल्लिक हैं, पिटीशंस हैं, इलेक्शंस हैं वगैरह-वगैरह। जो सुप्रीम कोर्ट में मामलात वो सिविल और फौजदारी। अब इमरान खान के सारे केसेस अगर आप देखें, तो वो सिविल और फौजदारी में ही आते हैं, वो उसमें आईनी तो आते नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ ये लगा देते हैं या अफरीदी साहब को या जिसको भी लगाते हैं, तो केसेस सारे खान साहब के उधर चले जाएँगे, नीचे अदालतों में भी जो जजेस लगेंगे हाई कोर्ट वगैरह में, वहाँ पे भी केसेस आएँगे तो खान साहब को जो इंसाफ मिलने का ज़्यादा चांस है। ये देखें, ये इससे भी हम तो रहेंगे एक प्रिंसिपल स्टांस के तौर पे। जी, किसको फ़ायदा पहुँचता है, किसको नहीं, ये छोड़ दें। मसला ये बिल्कुल है सही। कि इन्होंने जितनी भी तरामीम की हैं, वो इसलिए की हैं कि हमने अदलिया को, जजेस को अपना गुलाम बनाना है, अपना जी, नौकर बना के रखना है। बिल्कुल। जो कि आइन का जो हमारा एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, आइन तबाह का कर बुनियादी ढांचा है कि अदलिया अलहदा होगी, इंतज़ामिया अलहदा अपना काम करेगी, मुकर्रना अपना काम करेगी, तीनों के इख्तियारात, तीनों के जो अपने उनके फ़राइज़ हैं, वो सारे तकसीम कर दिए गए हैं। तक़सीम इख्तियारात और इन जी, अदलिया को बिल्कुल एक सुप्रीम हैसियत है जी। कि वो इंडिपेंडेंट, आज़ाद रहेगी, उसमें खुदमुख्तार। अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसीलिए आर्टिकल 199 रखा गया है, आर्टिकल 184 रखा गया है। इन्होंने आर्टिकल 199 भी ख़त्म कर दिया, जी, 184 184 भी भी। ख़त्म कर दिया। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ को इन्होंने वो बिल्कुल क्रश करके रख दिया है। ये बिल्कुल, सिस्टम इस तरह से नहीं, ये एक गैर एलानिया आप यूँ समझें मार्शल लॉ है, सिविल मार्शल लॉ है, ये गैर जी, एलानिया, बिल्कुल। जिसमें कोई पुरसाने हाल नहीं हुँ। होगा। तो अच्छा साबिर भाई इसलिए इस 8 जजेस जो हैं, ये मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला भी दिया, सीनियरिटी में वो आ भी रहे, वो देख रहे हैं सब कुछ। जैसे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। काज़ी साहब तो कहते हैं ना उनको तो पता ही नहीं था तरमीम हुई हैं भी कि नहीं। वो तो आपको पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम पता, ना उन्हें पता था वज़ीर-ए-आज़म कौन है मुल्क में एक टाइम पे। वो सिर्फ थंबनेल शायद आपका पढ़ लेते हैं, हमारा देख लेते हैं कि इनके बारे में बात हुई। यहाँ कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं। ये जो 8 जजेस देख रहे हैं सब कुछ होते हुए, फुल कोर्ट बना के जिसका हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा भी था, ये इसका रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे कि जब इतनी आइन का खिलवाड़ हो रहा है? देखिए वो कोई जुडिशियल एक्टिविज़्म की तरफ नहीं वो जा रहे, ठीक है ना? वो देख रहे हैं कि ये सारा खेल क्या खेल रहे हैं। जब उनके पास ये मैटर जाएगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि वुकला वुकला, जी, मीडिया और सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये जी, सब की सब खड़ी हों। क्योंकि जब तक ये खड़ी नहीं होंगी, अगर ये भी चाहती हैं कि जनाब हमने गुलाम ही रहना है और मीडिया भी अपना मुंह बंद कर लेता है और मीडिया मालिकान भी अपने सौदे मफादात के सौदे कर लेते हैं और हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं जो सुबह दोपहर शाम अपने प्रोग्राम करते हैं, अगर वो भी अपनी ज़ुबानें बंद कर लेते हैं और वो भी कहते हैं कि हमें अपनी तनख्वाहों से गर्ज है, हमें तो 2 लाख 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन मिल रहा है, हमें इससे क्या लेना। और बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि जनाब हमारे भी खाते लगे हुए हैं, हमें ग्रांट्स आ रही हैं, हमें क्या ज़रूरत है? तो फिर ये चेंज नहीं आने वाली। ये हुँ, चेंज उसी तरीके से आएगी जैसे 3 नवंबर 2007 के बाद आई थी, जब वुकला निकले, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन निकली, पॉलिटिकल वर्कर निकला, आम शहरी निकले, कारोबारी, ताजर हज़रात सब बाहर निकले। उन्होंने ताकत दी और उधर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा और उसके बाद फिर वो सारे का सारा अंडू हुआ। ना मुशर्रफ साहब बचे और ना बाकी वो सारे के सारे यकलख्त फिर जाना पड़ा। 62 जज जो हैं वो फारिग हुए थे, पीसीओ जजेस जो हैं। अच्छा तो 62। जी 62 थे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के मिला जी, के जी। सारे उनको घर जाना पड़ा था। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो आज मैं सुन रहा था ये सारे वुकला तंजीमें, बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने आना है, ह्यूमन राइट्स ने आना है, फिर पॉलिटिकल लोग, फिर मैं और आप होंगे। ये बिल्कुल, ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल सही। अदरवाइज़ पाकिस्तान जा रहा है एक बिल्कुल आप यूँ शुमाली समझे कोरिया। गैर एलानिया मार्शल की तरफ, गैर एलानिया बादशाहत की तरफ और कुछ भी नहीं है, इसका जी, कोई और मकसद नहीं है।
कि बिल्कुल, शुमाली कोरिया बनाने की कोशिश है, ये बिल्कुल वहाँ जिस तरह एक साँस लेने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, इससे आईनी तरमीम में बहुत सारे मामलात हैं, इसमें गद्दारों का भी एक मामला था। ये जो लोगों की वोटिंग थी, ये जो लोग हैं, इनके इस मामले को आप क्या देखते हैं? ये हर टेन्योर में इस तरह लोग निकल आते हैं, कुछ ना कुछ, हर दौर देखिए में इतना ज़मीर बेचने वाले। इतना तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये तरामीम नहीं होंगी, वो था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी, देखिए जी। सेनेट के नंबर्स भी हमारे सामने आ चुके हैं और कौमी असम्बली के भी। जी। अगर दोनों में से सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब को माइनस कर दें, तो उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। लेकिन साबिर भाई नंबर यहाँ पे सॉरी सॉरी आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पे लेकिन इन्होंने जिस तरह 4 रिज़र्व में कौमी असेंबली में भी बिठाए हुए आप थे उसको भी बहुत शामिल सारे। कर लें, आप उनको भी देखें ना, एक कम होता है हाँ, फिर भी। सेनेट में भी सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 निकाल दें, तो 62 में से 65 में से 5 निकाल दें तो 60 रह गए। बिल्कुल, तो 2 वहाँ पे भी 4 नंबर शॉर्ट थे उनके, ठीक है बिल्कुल। जी? 4 नंबर और उसके बाद आप आ जाएँ इधर कौमी असेंबली में 225 थे, तो 225 में से मौलाना के 8 निकाल दें, बिल्कुल, 217। 225 17 रह गए, 17 में वो जो हुँ, 4 रिज़र्व में रखे थे वो भी डाल दें आप, 21 हो गए, फिर भी ठीक है ना? 3। 221 रह गए, फिर भी 224 का नंबर जिनके पास पूरा नहीं हुँ, था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये जो आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पे उन्होंने विकेट छोड़ दी ना, ये भी अफ़सोसनाक है और ये बिल्कुल। दुरुस्त काम नहीं है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहरहाल कमज़ोरी दिखाई है और लेकिन अगर उन्हें अगर क्रेडिट वो जो दिया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट निकाल दी उन्होंने, आईनी अदालतें निकाल दी वो। तो सर जी अगर वो ना आते तो ये भी ना होता जो हो रहा है। बात ये है कि देखिए ना, इसीलिए क्यों बिलावल भुट्टो जी 6-6 घंटे जाके उनके पास जी, बैठे रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे थे मेरे अब्बू क्यों? से भी ये ठीक है मेरे ना? अब्बू हैं, मतलब अब्बू हाँ, से भी सीनियर हैं। ठीक है ना? इसहाक डार साहब क्यों उनके कदमों में जाके बैठ रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास? 25 दफ़ा गए क्योंकि हैं। क्योंकि उनको पता था कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी पता था कि हमारे इतने बंदे स्लिप हैं। इसलिए पीटीआई भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि मौलाना साहब जो हैं, वो उधर नहीं जाएँगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जी, उनको जी, उनको आप पता सही कह था, रहे हैं। ठीक है ना? उनको पता था कि 2 सेनेटर्स हमारे मिसिंग हैं, ठीक है? 2 जी, सेनेटर्स का उनको पता था और उसके बाद उनको एमएनएस का भी पता था कि 8 से 9 लोग हमारे मिसिंग हैं, ठीक है जी? ये टोटल यही थे जितने उन्होंने जी, शो जी, कर दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था और मौलाना फज़लुर रहमान साहब अगर कायम-दायम रहते, तो ये काम नहीं हो सकता था। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अगर असूलों पे रहते तो भई आप करवा लें लोगों से पास, कम से कम मौलाना साहब के पास ये तो होता है ना कि हमने किसी गलत काम के लिए वोट नहीं दिया। जी, तो लेकिन तहरीक मैं इंसाफ की क़यादत का ये जवाब ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, जो सीनियर लोग मौजूद थे इस पूरे मामले में, वो कह रहे थे कि इन्होंने इसहाक डार साहब ने मुसवदा ला के दिखाया कि अगर मौलाना साहब के बगैर हम करवाएँगे, हमारे पास नंबर उन्होंने ब्लफ खेला शायद कि हमारे पास नंबर देखें पूरे देख हैं। बात ये है तो कि आप देखें ना जी, आपने कोई इस बुनियाद पे तो नहीं ना फैसला करना था कि जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं तो चलें फिर हम इस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। दुरुस्त। तो वो करवा लेते उसमें हुँ, कम से कम ये तो ना होता। एक इसका मतलब देखें, इमरान खान जो है, जो जेल में बैठा है, हुँ, जिसका हुक्का पानी बंद किया हुआ है, उसको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, ठीक है? रोशनी नहीं है और टीवी नहीं है, अखबारात नहीं हैं और उसके साथ जो कुछ किया जा रहा है, उसको शेविंग का सामान नहीं है। वो हुँ, बंदा जो है, वो बंदा जिस उसके पास ये जाते हैं तो वो बंदा ये कहता है कि आपने अंडर प्रेशर कोई फैसला नहीं करना, ठीक है? उसने कहा जी अंडर बिल्कुल, प्रेशर फैसला नहीं करना। मेरी परवाह ना करें, मेरी बीवी की ना करें, मेरी बहनों की ना करें, जो जेलों में पड़े हैं उनको फ़िक्र ना करें, आप जाएँ। अगर वो आदमी इतना स्टैंड ले सकता है, तो फिर भई मौलाना साहब को तो कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल तो सही बात। इस बुनियाद पे कि जनाब चूँकि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास बंदे पूरे हैं, भई 100 दफ़ा पूरे हों, बिल्कुल, ठीक है ना? 100 दफ़ा पूरे हों। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हम चोरी करने जा रहे हैं, तो हमारे पास साज़ो-सामान पूरा है, तो अगर आप हमारे साथ नहीं जाएँगे चोरी तो फिर हम फिर भी कर लेंगे। तो मैं कहूँ कि बिल्कुल। नहीं, नहीं ठीक है जी, फिर क्यों मैं भी जाता हूँ आपके साथ चोरी करने के लिए। तो हाँ, इस बुनियाद पे ये काम तो नहीं ना हो सकता।
सही बात है। इसमें तो वही बात होगी जो रिश्वत ये नहीं लेते तो किसी न किसी ने लेनी है तो मैं ही ले लूँ। मैं ही आपकी ले बात से अच्छा अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी ऐलान भी किया है, आपको लगता है कि ये जो थोड़ा-सा उनका जो डी चोक वाला मामला था, एक तो थोड़ा-सा उस पे अपनी राय दे दें कि आपको क्या लगता है कि वो डी चोक के मामले के बाद एक एहतजाज हुआ, वो इतना कामयाब नहीं था। अब ये अवाम को जिस तरह दोबारा मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं खान की रिहाई के लिए भी और सारे मामलात के लिए, तरमीम का मामला तो हल हो गया। अब मूविंग फॉरवर्ड ये किस तरह जोड़ेंगे और आगे क्या होगा? अब इसमें देखें अभी मेरा ख़्याल है कि अभी जो रूहे रवां होंगे वो वकला होंगे। वकला आगे होंगे और पीटीआई उनके पीछे होगी। ये इस तरह से चलेगा जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में चला था कि अब ये मामला जो है जी। ये सिर्फ़ पीटीआई का नहीं रहा, ये इमरान खान का या साबिर भाई पीटीआई का बुकला से मसला आपको है उम्मीद? बुकला तो बार-बार आपको पता है उन्होंने 15 दफ़ा तो कह दिया है, बुकला आ रहे हैं, बुकला जा रहे हैं, तहरीक उनकी चली नहीं। नहीं। मुनीर मलिक साहब, अली अहमद कुर्द हैं, ये हामिद खान साहब, ये सारे इस दफ़ा तो बड़े पक्के हुए हैं। तो आपको लगता है इस दफ़ा कर जाएँगे? देखिए, अब तो उन्होंने काम कर दिया ना, पहले तो ये था ना कि करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, ये बात देखें, सही है। नंबर 1, नंबर 2 पहली अचीवमेंट तो उनकी हो गई है ना वोकला की, कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर के बाद आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ना ही बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे और ना ही आईनी अदालत के सरबराह के तौर पे। उन्होंने एक अचीव तो कर लिया, पहला गोल अचीव हो गया उनका। हाँ, अब उनका दूसरा गोल अचीव होना है और वो है सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस का। और सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस पे भी तमाम वकला जो हैं वो मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है इस इश्यू पे भी कि इनको, क्योंकि ये खुद इन्होंने ही तो तरमीम करवाई थी कि सीनियर हाँ, मोस्ट जज होना चाहिए चीफ जस्टिस के तौर पे, कोई और नहीं बिल्कुल होना सही। चाहिए। तो जब ये इन्हीं के मुतालबे पे हुई थी तो वो मुतालबा तो वो असूल तो तब्दील ही ना हुआ। और फिर या हुँ, तो ये सरकारी वकला ठीक है, कुछ सरकारी वकला हैं वो ये काम कर जी, लेंगे। जी। तो पर लेकिन बात हकीकी जो बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस हैं, वो तो ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। पीटीआई की क़यादत का बस बता दें, आपका तबीयत भी नहीं आपकी ठीक तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं था। पीटीआई की क़यादत का आप कैसे देख रहे हैं और ये लोग कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारे प्लान को? ये तो पीटीआई की अब क़यादत का इम्तिहान है और वही देखते हैं कि उनको कहाँ तक अक्ल आती है और इसके लिए यकीनन बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और वो आसानी से ले मसलन सकते हैं। ऐसा ऐसा मसला नहीं है कि लेकिन उनको बस ये है कि थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़्ड होके और अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा, वेल ऑर्गनाइज़्ड और यूनाइट होके। बजाय इसके कि वो कमज़ोर फ़ैसले, जल्दबाज़ी में कमज़ोर फ़ैसले करें, वो इत्मीनान से करें और सही फ़ैसले करें तो कामयाब हो जाएँगे, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। ये। आखिरी सवाल साहब ये 5 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं और आप क्या देख रहे हैं कि इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है इसके बाद जो है मामला? मेरा ख़्याल है कि इनके ताल्लुकात तो अच्छे हैं ट्रंप इंतज़ामिया के साथ इनके अच्छे होंगे और किनके? तहरीक इंसाफ के? पीटीआई के। जी, जी, उसकी बिल्कुल। उसकी रीज़न है कि इनके चूँकि पहले भी ज़ाहिर है पीटीआई के और रिपब्लिकन के जो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वही जो हैं राब्ते, वही कॉन्टैक्ट वो मौजूद हैं। बिल्कुल और मौजूद है। फिर ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें जो हैं, ये डेमोक्रेट्स को करती हैं सपोर्ट बिल्कुल, बाइडेन को। अमेरिकन इलेक्शन में भी, ठीक है ना? इन्होंने हेलरी को भी किया था और उसके बाद इन्होंने बाइडेन को भी किया था। तो बिल्कुल, लिहाज़ा रिपब्लिकन के जो ताल्लुकात हैं, वो इनके साथ ज़्यादा अच्छे हैं, आपके बिल्कुल सही। पीटीआई के साथ। बिल्कुल सही। साबिर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इंशाल्लाह विल बी इन टच अगेन। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया।